वेलकम टू द रोमाइज अकेडमी गाइस। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और ये कौन से सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 है। ये है कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग्स इन स्टॉक एक्सचेंज, सीएस प्रोफेशनल का ये पेपर है, पेपर नंबर 7 है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, हम इस चैप्टर को कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस चैप्टर को हम ऐसे पढ़ेंगे और हमारा सीक्वेंस ऐसे नहीं होगा, बल्कि हमारा सीक्वेंस फ्रॉम बॉटम अप होगा। इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन जो इजी पॉइंट्स है उसको हम पहले कवर कर लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में। क्योंकि ईसीबी भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टिल ये टॉपिक बहुत ईजी है कंपेयर करें तो एक बार देख लेते हैं हमारे बुक में कौन सा टॉपिक है। ये 3 पार्ट्स को कवर करता हुआ ये टॉपिक है हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट, जिससे जो हमने मार्क किया है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में आखिर क्या क्या गया है, किस बारे में बात की गई है। इस बारे में बात की गई है कि जो हम फंड्स रेज कर सकते, जो हम कैपिटल रेज कर सकते फॉरेन मार्केट से, जो हमारा मार्केट है इंडिया का, वहाँ से तो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, उसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं है। लेकिन जो फॉरेन मार्केट है उसमें से जो भी फंड्स हम रेज कर सकते हैं उनके बारे में या इस चैप्टर में बात की गई है। और वो चैप्टर में बात क्या की गई है, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की गई है, जैसे कि आपने सुना भी होगा एडीआर, जीडीआर, ईसीबी, एफसीसीबी, एफसीबी। ये ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ है, बहुत सारे तरह के मेथड्स है जिससे हम फंड रेज कर सकते हैं। देखो आज के टाइम में बहुत सारे कंपनीज इंडिया में भी आके फंड रेज कर रही है, वहाँ इंडिया की भी कंपनीज बाहर जाके फंड रेज कर रही है, बाहर जाके लिस्टिंग करवा रही है। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसा आपने देखा होगा, जैसे है नैस्डैक, एनवाईएसी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये सब कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आपने लिस्टिंग वहाँ पर, अगर आप केपेबल हो, अगर आप उनकी जो क्राइटेरिया है अगर आप वो मीट कर लेते हो, तो आपके पास बहुत अच्छी फंडिंग हो सकती है। फंडिंग के साथ साथ हम बाहर इशू इसलिए भी करते हैं, एक तो फंड्स तो आते ही आते हैं, ठीक है, और दूसरा है एक ब्रांड इमेज बनती है। जैसे अगर मैंने आपको कहा एप्पल, तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा आईफोन, आईपैड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन अगर मैंने आपको कोई भी यहाँ के इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री का नाम ले लिया तो शायद आपको पता भी नहीं होगा, बल्कि जब वो इंडिया की ही इंडस्ट्री है। तो इसीलिए अगर हम ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो हमें बाहर लिस्टिंग करवानी पड़ेगी, अपने आप को एक ग्लोबल प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में हमें इस बात की जानकारी दी गई है कि क्या क्या रेगुलेटरी प्रोविजंस है उससे रिलेटेड। ठीक है, जो भी रेगुलेटरी प्रोविजंस है हम उसे पढ़ेंगे, और फिर उससे पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है उस सिक्योरिटी का, आखिर उस सिक्योरिटी का इंटेंशन क्या है। देखो, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी आपके सामने है नहीं, ये तो बहुत सारी सिक्योरिटी है जो एक ही काम कर रही है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकता है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, या इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर हमें करना है तो हमें इसमें क्यों जाना है, इसमें क्यों नहीं। तो वो सब का जवाब हम इस चैप्टर में देखेंगे, वो भी वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपने भी बहुत सारा सुना होगा बैंक्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो बहुत जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको फंडिंग करती है। तो उन बैंक्स के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो तो आपको भी वो बैंक फंडिंग कर सकती है। जनरली ये नेशंस को करती है, बहुत कंट्रीज को करती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं।
जो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो पाकिस्तान। आज की न्यूज़ में लेटेस्ट खबर ये थी कि आईएमएफ ने जो भी बेल आउट के प्रोविजंस थे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने जो भी पैसा लिया था आज तक, उसके वो काम नहीं कर रहा था। तो एक आईएमएफ ने, जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने इसे एक वार्निंग दी है कि अगर आपने अपने काम ठीक से नहीं किए तो हम आपको बेल आउट नहीं देंगे। बेल आउट इज़ लाइक ए कंसेशन, कि आप रिलीफ है कि आप पेमेंट ना करो जो आपने लोन ले रखा है, या फिर उसका इंटरेस्ट माफ़ कर देना। ठीक है, तो उस तरीके से ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे पैसे लेती है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किसने किया है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ऑर्गेनाइजेशंस जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, जिनके पास बहुत सरप्लस है पैसे, वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करती है, ताकि जो भी जो उनके पास जो सरप्लस है उसे बाकी कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जाए, चाहे वो एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे इंटरेस्ट के रेट पर ही दे दे, लेकिन वो डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करती है बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, और उनके जो डेवलपिंग नेशंस में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे देखो अलग ऑर्गेनाइजेशंस के मोटिव्स अलग होते हैं। जैसे आप यूएनओ ही ले लो, यूनाइटेड नेशंस ले लो, उसमें आपके मोटिव्स अलग अलग हैं। जैसे उसमें एक है जो आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में विंग देखता है, सिर्फ कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा। कोई है जो पॉवर्टी को देखता है, कोई है जो सिर्फ हेल्थ को देखता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे ही एक अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के दायरे में ही काम करती है, और उसी के लिए आपको लोन देगी। कोई फालतू में आपको लोन नहीं मिल जाएगा कि आप वहाँ पर जाओगे और आपको लोन मिल जाएगा। बहुत क्राइटेरियाज होते हैं उनके मेजर करने की, कि ताकि आपकी कंट्री सच में डेवलपिंग है भी या नहीं। आप सिर्फ वो पैसे वहाँ से लेकर आप अपने ऐशो आराम के लिए ना उड़ा दो, अपनी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो। इन सब बहुत सारी ऐसी क्राइटेरिया उसको देखा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सब जो जनरली होते हैं वो सेटअप बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो और इस चैप्टर में हम बेसिकली किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपके सामने। देखो ये आपके स्क्रीन पे जो नाम है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ये देखो, एक बार हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है क्या। इनमें से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो आपने देखा होगा, आईएमएफ का नाम आपने सुना भी होगा। और ये टाइम टू टाइम पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, और जो जैसे अभी का सिचुएशन है, कोरोना का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में बहुत सारी कंट्रीज़ को रिलीफ पैकेज, रिलीफ एक रिलीफ की तरह पैसे दिए गए हैं, ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले और अपनी सिटीजन्स, अपनी जो कंट्री के लोग हैं, उनकी डेवलपमेंट कर सके, और इस जो पैंडेमिक का सिचुएशन है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ सके। तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ ने इन सब से लोन भी लिया है। बहुत सारे को ये पैकेज अपने आप ही दे देते हैं, चलिए वो आप एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे रहता है, मतलब आप नेग्लिजिबल रेट ही समझो, लेकिन वो एक लोन की तरह दिया जाता है। और जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है ना, वो एक सिस्टर कंसर्न है। मतलब वो वर्ल्ड बैंक, आपने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना ही होगा। जो वर्ल्ड बैंक है हमारी, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ब्रांच है, उसकी एक सिस्टर कंसर्न है ये, जिसका एम है दो।
जिसका बेसिकली 2 एम है जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। पहला तो है कि एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब है कि दूसरे जो कंट्रीज है ना जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी है उसको ख़त्म करना उसका एक एम है, ठीक है। ये तो सेकंड है। और जो प्रॉस्पेरिटी है मतलब एक शेयर्ड डेवलपमेंट, सभी का भला हो, सबका विकास हो, सबके साथ में विकास हो। तो इस प्रॉस्पेरिटी, आई थिंक स्पेलिंग इज रॉन्ग, प्रॉस्पेरिटी को सब में शेयर करना, मतलब आप भी प्रॉस्पर हो, आप भी अच्छे से फलो फूलो, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी अच्छे से फले फूले, उसका एम है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एम है, ठीक है। चलो वो भी हो गया। फिर हम देखेंगे कि इनमें इस जो ऐसी जो बैंक्स होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसकी बहुत सारी कंट्रीज मेंबर होती है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की भी मेंबर कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज है। तो इसका एक बार हम रीडिंग करेंगे तब हम समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये कुछ एशियन कंट्रीज के बारे में या उनकी डेवलपमेंट या कुछ के बारे में होगा। आप बिल्कुल सही हो। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये बना था 1960s में, इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे इसमें 67 मेंबर्स हैं, ठीक है। जिसमें से 48 मेंबर्स है वो एशियन कंट्रीज है, 48 एशियन कंट्रीज इसकी मेंबर है, और रिमेनिंग पैसिफिक। आप अगर आपने मैप अच्छे से आपको याद होगा, जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था स्टैंडर्ड 7-8 में, उसमें आपने पढ़ा होगा एशियन कंट्रीज होती है, अफ्रीकन कंट्रीज होती है, अमेरिकन कंट्रीज होती है। तो वही एशियन कंट्रीज है जो एशिया के कॉन्टिनेंट में आती है, और फिर पैसिफिक कंट्रीज है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। और साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है कि एक तो सभी डेवलप हो, ठीक है। और डेवलपमेंट किस सेंस में कही गई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है, जो कि जो एशिया की पुअर कंट्रीज है, ठीक है, पुअर रीजन्स है, उसको ध्यान रखकर इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था और शुरुआत की गई थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ताकि जो पुअर कंट्रीज है एशियन में, जो एशिया रीजन या पैसिफिक रीजन में जो पुअर कंट्रीज है उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ये हम समझ गए। तो ये कैसे डेवलप करती है, ठीक है। ये आपको या तो लोन दे सकती है, ग्रांट दे सकती है, कोई टेक्निकल आपको नो हाउ दे सकती है जिससे आप आगे बढ़ सको। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये ऑर्गेनाइजेशंस करती है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशंस आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल है। और ये अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे प्रॉस्पेरिटी लाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उसकी तरफ ये आगे बढ़ी है। और हमारा थर्ड ऑर्गेनाइजेशन था IMF। IMF का नाम आप सबने सुना ही होगा। ये हमारी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन IMF। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1945 में बनाया गया था। हमारे इंडिपेंडेंस के से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। आज के टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन में 189 कंट्रीज हैं, ठीक है। 189 कंट्रीज मतलब आप समझ सकते हो इसका रीच कितना ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। 196 कंट्रीज है वर्ल्ड में, उसमें से 189 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो आप समझ सकते हो ये एक ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका एम अलग होगा, तभी ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है बाकियों से। जो हमने बाकी अभी तक पढ़ा उन सब का जो एम था, किसी का था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी का था पॉवर्टी हटाना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि ये जो इकोनॉमिक एक स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है। अब इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है,
इकोनॉमिक का सिस्टम यहाँ पे जिक्र किया गया है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि आप जो एक्सचेंज रेट्स है, जो एक ट्रेड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना। बेसिकली ट्रेड फ्रेंडली का मतलब आप समझ सकते हो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से आसानी से और अच्छी तरीके से ट्रेड फैसिलिटेट कर सकती है। ठीक है, ये बेसिकली फैसिलिटेट करती है ट्रेड। और ट्रेड आप कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हो, जब तक आपके जो भी दो कंट्रीज जिससे दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है उनके बीच में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक आप अच्छी तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते दो कंट्रीज के बीच में। अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी आएगी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स अगर आपके स्टेबल है। फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आप तो समझते होगे आई सपोज। अगर नहीं समझते हो तो फॉरेन रेट एक्सचेंज रेट का मतलब, अगर आप एक रुपए या एक रुपए नहीं, एक डॉलर लेते हैं, अगर आपको एक डॉलर खरीदना है तो आप कैसे खरीद सकते हो? एक डॉलर लेना है तो आपको कितने रुपए देने होंगे तब जाके एक डॉलर आपको मिलेगा। सपोज 70 रुपए अगर आपने दिए तब जाके आपको एक डॉलर मिलेगा। तो ये होता है एक्सचेंज रेट, दैट इज 1:70, मतलब 70 रुपीज देने पर आपको एक डॉलर मिलेगा। वैसे ही अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग एक्सचेंज रेट होता है। तो इस चीज़ में अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुई ना, तो जो ट्रेडर्स हैं उनके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, डर रहता है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है कि हमें जो पैसा हमने दिया है कहीं लॉस ना हो जाए। हो सकता है कि आज 70 रुपए है, अगर कल 7 रुपए हो गया, तो जिन्होंने भी इंडिया को लोन बाहर से लोन लिया था उनके लिए तो अच्छा हो जाएगा, जो इंडिया से जिन्होंने लोन लिया तो उनके लिए ये महंगा हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रेड करने में या फिर जो इकोनॉमीज़ को हम बढ़ाने में, आगे लेकर जाने में जो भी इश्यूज़ आ रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको एक प्रैक्टिकल हेल्प देना इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है। और क्या मोटिव हो सकते हैं? आपने सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब किसी का खर्चा ज़्यादा है इनकम से, तो उस सिचुएशन में जो कंट्रीज़ की डेफिसिट एक कमी आती है उसको कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस कॉन्सेप्ट को आपने जो हमारे स्टैंडर्ड 12th की इकोनॉमिक्स थी उसमें हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। तो उस चीज़ को, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो उस सिचुएशन में कंट्रीज़ को हेल्प करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, पैसे देकर, लोन करके। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हेल्प है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। तभी आज के टाइम में इनका जो रोल है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंशियल है, सिग्निफिकेंट है। तो एक बार हम देखते हैं वर्ड बाय वर्ड, एक बार देख लेते हैं कि हमारी बुक में क्या लिखा है इनके बारे में। हाँ, पहला तो हमने एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है, ये है इंट्रोडक्शन पार्ट, ये है इंट्रो। तो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है आईएफसी। आईएफसी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है एंड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो हमारा पूरा वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, ठीक है, उसकी मेंबर है और उसकी सिस्टर कंसर्न है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक पॉवर्टी एकदम ही खत्म कर देना, और जो भी प्रॉस्पेरिटी है सभी लोग प्रॉस्पर हो सके, सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके, ह्यूमन जो एक कंडीशन है उसे बेहतर करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। फिर क्या है? इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। ये इसके बगल में आप लिखो ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस लिख दो। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आप लिखो पर्पस।
ठीक है। इस पैराग्राफ में बताया गया कि ये कौन सी ऐसी सर्विसेज देती है जिससे ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। पहला है ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फिर दूसरा है एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये चलती है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंडिंग चाहिए तो हम देंगे, फंडिंग की एडवाइस हम देंगे कि आपको कैसे फंडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सको, ठीक है। फिर दूसरा एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब ये है जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें एसेट्स को कैसे मैनेज किया जा सके, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज आपने ये भी सुना होगा, सिक्योरिटीज़ में जनरली ये होता है। वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, कि अपने जो एसेट है, हमारा जो फंड है उसको हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमें जो रिटर्न है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है। सिंस 2009 IFSC has focused on a set of development goals, ठीक है, development goals that its projects are expected to target. Its goals are to increase sustainable agricultural opportunities, improve healthcare and education, improve होगा, increase access to financing for microfinance and business clients, advance infrastructure, help small businesses grow revenues and invest in climate health। ये सब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए ये काम करती है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर इन्होंने अभी तक की टारगेट कर रखा है। इनका एम क्या है, एग्रीकल्चरल का जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो किसान है उनके भी बीच में जागरूकता लाए, उनकी जो प्रोड्यूस है उनको हेल्प कर सके, जो हेल्थ केयर सिस्टम है जो कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का या फिर पुअर कंट्रीज़ का, उनको बेहतर कर सके, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दे सके, increase access to financing for microfinance and business clients। फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज़, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू होने में, उसको आगे बढ़ने में फाइनेंस इज़ वेरी क्रिटिकल, और आप किस तरीके से उस फाइनेंस को मैनेज करते हो वो डिपेंड करता है कि आप सक्सेसफुल होते हो कि नहीं, ठीक है। वो भी हो गया, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वो डेवलप इन्वेस्ट कर रही हैं, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कर रही हैं, और ये कुछ इसके फंक्शंस हैं जिसको हम अभी देखेंगे। ये बेसिकली फंक्शंस हैं जो दिए गए हैं, और क्या फंक्शंस है, क्या ये काम करती है, ये हम एक बार देख लेते हैं। पहला है, प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। हमने पहले भी देख लिया कि इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज देती है, कहाँ आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ आपको बताती है। या एडवाइजरी सर्विसेज देती है, आपको एडवाइस किया जाता है, आपको बताया जाता है, आपको समझाया जाता है कि इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, इस सेक्टर ग्रो कर सकती है, इस सेक्टर में बूम आ सकता है, इस सेक्टर में रिसेशन हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या आ सकते हैं नियर फ्यूचर में, आप उसे कैसे टैकल करोगे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये बहुत सारी ये फैंसी सर्विसेज देती है, नाम से, अलग अलग नाम से हम जिससे अपने जो फंड्स है उसको कैसे रेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैंसी सिक्योरिटीज़ आज के टाइम पर आ गए हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ नाम यहाँ देख सकते हो, क्वाज़ी इक्विटी फाइनेंसिंग, सिंडिकेट लोन्स, बी लोन्स, ए लोन्स, ऐसे करके बहुत सारे तरह के लोन आप ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज दैट हेल्प बिल्ड बिजनेसेस। हमने ये देख लिया, इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी, और फिर ये एडवाइजरी सर्विसेज। इट इज़ अ मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज दैट इज टेलर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट का नीड है ना, कि देखो आपका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसमें अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, तब भी आप जा सकते हो, वो आपको उस हिसाब से आपकी एडवाइसिंग करेगी, ठीक है। अगर आप ऑटोमोबाइल में, तो उस सेक्टर के अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड है, कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको एडवाइस किया जाएगा। दोनों में जैसी आपकी नीड्स है, जैसी आपकी ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको हेल्प किया जाएगा।
हमारा दूसरा लोन क्या है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है जिसके बारे में हम समझने जा रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें कितनी कंट्रीज थे आप बताओ? हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है 67, जिसमें से एशियन कंट्रीज कौन सी है? 48। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है? ये 1960s में शुरुआत हुआ था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कोऑपरेशन हो, पुअरेस्ट रीजन्स जो भी वर्ल्ड के हैं उस समय। और ये कैसे करती है? लोन्स देकर, टेक्निकल, देखो यहाँ पर भी लोन्स देकर, टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट देकर, ताकि जो डेवलपमेंट है, जो उसकी इम्पैक्ट ऑफ इट्स असिस्टेंस है वो इंक्रीज कर सके। और ये कैसे करती है? फैसिलिटेटिंग पॉलिसी डायलॉग्स, providing advisory services, mobilizing financial resources through co-financing operations that tap official, commercial and export credit sources। देखो, इसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है ना। डायलॉग्स का मतलब क्या होता है? एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। देखो, जब भी दो कंट्रीज में प्रॉब्लम होगी, मतलब एक कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स होगा दो कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से ट्रेड अच्छे से नहीं चल रहा है या इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में एक डायलॉग एस्टैब्लिश करना, या फिर दो कंट्रीज के बीच में ही क्यों नहीं, दो अगर एक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्री का गवर्नमेंट है उसके बीच में, और उनके सिटीजन्स जो उनके बिजनेस क्लास है उनसे, उनके बीच में एक एस्टैब्लिश करना डायलॉग, ताकि जो इनका इंटेंशन था बिहाइंड क्रिएटिंग या फॉर्मुलेटिंग यानी पॉलिसी, उसको ये एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन अपना जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपना इनपुट दे सके। अगर वो सच में फिजिबल आइडिया नहीं है तो उसके बारे में भी बता सके, अगर सच में अच्छा आइडिया है तो उसके बारे में भी बता सके, या फिर अगर कोई चेंजेस की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी ये एडवाइस कर सके। एडवाइजरी सर्विसेज दे सकती है, मोबिलाइज कर सकती है। जो मोबिलाइज का मतलब होता है कि जहाँ फंड्स की ज़रूरत है वहाँ फंड्स को पहुँचाना। ठीक है, जहाँ आइडल फंड्स पड़ा हुआ है, जैसे बैंक्स मोबिलाइज करती है हमारे फंड्स को, जो हम सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे डालते हैं, उस पैसों को वो आगे लोन देती है। वो क्या करती है? इस प्रोसेस को कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ फंड्स पहुँचाना। ठीक है, हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये ऑर्गेनाइजेशन में 189 कंट्रीज है। ठीक है, ये करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इसका एम है। ये 1945 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये कैसे क्या करती है? स्टेबिलिटी किस मामले में? ठीक है, फाइनेंशियल तो ठीक है, लेकिन क्या करके फाइनेंशियल अचीव करना चाहते हो? तो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स और इंटरनेशनल पेमेंट्स को ईज करना, उसको एक बेहतर करना, उसको एक स्टेबल ही रखना। देखो, ज़्यादा हिकअप्स होंगे अगर इकोनॉमी में तो कोई भी उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इकोनॉमी में, अगर देखो चेंजेस आते ही हैं, अगर वो कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर वो ऐसे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, तो वैसी कंट्री में, वैसी इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन में, उस कंफ्यूजन की सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, और ये कैसे करती है ये चीज़? कीपिंग ट्रैक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमीज ऑफ मेंबर कंट्री। जो भी इंडिया भी उनकी मेंबर है, तो एक इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है उसको ट्रैक करना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे असिस्ट करना। प्रैक्टिकल हेल्प टू मेंबर्स, मतलब टेक्निकल नो हाउ आप दे दो, या फिर कोई आप असिस्ट करो, ग्रांट्स दे दो। ठीक है, लेंडिंग टू कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। हमने ये डिस्कस किया कि जहाँ भी पैसों की कमी है उस कंट्री को असिस्ट करना इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। अब एक बात यहाँ लिखी गई है, IMF असिस्ट कंट्रीज हिट बाय क्राइसिस। देखो, आज के टाइम में जो भी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में बहुत सारी कंट्रीज हिट किए हैं। बहुत कम ही कंट्रीज, जैसे एक दो ही कंट्रीज है जो बची हुई है इस क्राइसिस, इस पैंडेमिक से, जिसमें इतना बुरा सिचुएशन नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड लेवल पर है जिनमें बहुत ही ज़्यादा एक क्राइसिस की सिचुएशन है। जापान आज के डेट में रिसेशन में जा चुका है, उसके थर्ड क्वार्टर जापान इज़ इन रिसेशन नाउ ऑफिशियली। तो उस सिचुएशन में ये ऑर्गेनाइजेशन उनको एक ब्रीथिंग रूम, एक हेल्प देती है, ताकि वो एडजस्ट कर सके अपनी पॉलिसीज़, और जो अपनी स्टेबिलिटी था और जो ग्रोथ उनकी चल रही थी उसको कंटिन्यू कर सके।
It also provides precautionary financing to help and prevent and ensure against crisis. मतलब अगर कंट्रीज को लग रहा है या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि कोई भी आपदा आने वाली है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन आने वाला है, तो उससे पहले एक प्रिकॉशनरी एक पहले ही उसके बारे में जानकारी पहले तो अवेयर करवा देना, फिर असिस्ट करना है कि उसको बचा कैसे जाए कि ताकि वो मिनिमम से मिनिमम हिट हो. IMF lending help aims to give countries breathing room. ब्रीदिंग रूम टू इम्प्लीमेंट जस्ट, ठीक है, ये सब हो गया. दिस पॉलिसी विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज सर्कमस्टांसेस. देखो किसी कंट्रीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो तो आप इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है. अगर आप समझो लिबिया, सीरिया, ये सब कंट्रीज को बहुत अगर रिवाइव करना है तो बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है. लेकिन अगर आप कहोगे कि जापान या फिर इंडिया को आप असिस्ट करना चाहते हो, हाँ करो, लेकिन उसमें उतनी आवश्यकता या उतनी इंटरफेरेंस या फिर उतनी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन से हिकअप्स नहीं है. ये कंट्री जैसे येमेन, जिम्बाब्वे में आपको पता होगा कि उसके पास ट्रिलियन डॉलर्स तक के नोट्स थे. एक नोट था ट्रिलियन डॉलर्स का, मतलब उसमें इन्फ्लेशन कितना था. तो उस सिचुएशन से निकालना भी इन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जिम्मेदारी होती है. फॉर इंस्टेंस अ कंट्री फेसिंग अ सडन ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ की एक्सपोर्ट्स. देखो आपने अगर जिम्बाब्वे का अगर आपने नहीं पढ़ा है उसके बारे में, तो आप उसके बारे में पढ़ना, जिम्बाब्वे की स्थिति क्या थी और क्या हो गई है. जो कंट्रीज होती है जो एक सिंगल एक्सपोर्ट, एक उनका जो की एक्सपोर्ट होता है, जैसे आप समझ लो सऊदी जो हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जो कि पेट्रोल या फिर ऑयल पे डिपेंडेंट है, उनके साथ इस क्राइसिस के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी. क्या हुआ था आप समझो, उनके पास ऑयल तो रिजर्व्स है ही, और उनका ये चीज़ की एक्सपोर्ट है, जिसकी वजह से उनका बहुत अच्छा एक फ्लरिश कर रही थी इकोनॉमी. लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति में है, तब क्या हुआ कि उनके पास तेल तो है, वो बेचना भी चाहते, लेकिन अब कोई खरीदने वाला बायर ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि लोगों को अब ज़रूरत ही नहीं है, लोग घर में बैठे हुए हैं. तो आप तेल खरीद कर भी क्या करोगे, ऑयल परचेज करके भी क्या करोगे. और तो इस सिचुएशन में ऐसी जो कंट्रीज़ है जैसे सऊदी, कुवैत, ऐसी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ा है, जिसकी वजह से सऊदी ने अपना वैट इंक्रीज़ किया है और बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ की है, टैक्सेस इंक्रीज़ किया है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजंस लिया है, जिसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं. तो आप समझ सकते हो कि देखो जो इतना फ्लोरिशिंग कंट्री, अभी बस 2-3-6 महीने ले लो, 6 महीने पहले सऊदी के पास कोई टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन आज की सिचुएशन देख लो तो कितना वैरी हो गया है सिचुएशन, आज क्या था और कल क्या था. तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा. और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो कि सिर्फ एक सिंगल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने क्या डिसाइड किया आज के टाइम पर कि अब वो अलग सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी ढूंढेंगी. ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया, और इसके साथ ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 का हमारा पोर्शन होता है ख़त्म. आगे हम कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3, मतलब आगे एस्टिमेट कर लो 3 वीडियोस और आएंगे इस चैप्टर से, तब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. ये तो फर्स्ट वीडियो ही था. ठीक है, सी यू नेक्स्ट लेक्चर्स, बाय बाय.